हेलो, वेलकम ऑन ग्लैक्स एकेडमी। आप लोगों का ग्लैक्स एकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रोफेसर कहकशां आज फिर एक नए क्लास में नए नए प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। चलिए हम लोग अपने इंडियन नीट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने का की ओर पहले प्रश्न की ओर बढ़। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम है। ए काव्यदर्श, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक। बी नंबर ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम। काव्य मीमांसा, काव्यदर्श। सी नंबर काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम। डी नंबर काव्य मीमांसा, काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर, काव्यदर्श, फिर ध्वन्यालोक, फिर काव्य मीमांसा, फिर वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है। अच्छा, काव्य दृश्य का समय क्या है? 7वीं शती। ध्वन्यालोक का समय क्या है? 9वीं शती। ठीक है। फिर काव्य मीमांसा का समय क्या है? 9वीं शती उत्तरार्ध। ओके, इसको याद रखेंगे आप लोग। ये 9वीं शती उत्तरार्ध है और ध्वन्यालोक 9वीं शती पूर्वार्ध है। वक्रोक्ति जीवितम का समय 10वीं शती है। क्लियर? अच्छा, काव्य दृश्य की बात जब हो रही है तो इसके हम लोग समय जान चुके हैं, है ना, कि काव्य दृश्य 7वीं शती है, ध्वन्यालोक 9वीं शती है, काव्य मीमांसा उत्तरार्ध 9वीं शती है, वक्रोक्ति जीवितम 10वीं शती है। क्लियर? अच्छा, अब जान जाते हैं हम लोग कि काव्य दृश्य जो है ये किसकी लिखी हुई है? हाँ, दंडी की लिखी हुई है। ओके, काव्य मीमांसा किसकी लिखी हुई है? यहाँ जगह नहीं है, मैं ऊपर वाले में लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। राजशेखर। राजशेखर। ओके। अब वक्रोक्ति जीवितम हम लोग देख लेते हैं किसका है। तो ये कुंतक का है। कुंतक। ठीक है। अच्छा, ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का। ठीक है। काव्यदृश, दंडी, काव्य मीमांसा राजशेखर, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। ठीक है। काव्यदृश, दंडी, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्य मीमांसा राजशेखर, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। क्लियर? आई होप कोई समस्या नहीं होगी। इसको कालक्रम अनुसार आप लोग अच्छे तरीक़ा से याद कर लें, क्योंकि ये सीक्वेंस में आते ही आते हैं। या सीक्वेंस में दे दे या तो फिर इसका पूछ ले मिलान करने में कि कौन किसका है, आलोचक का। ठीक है, ग्रंथ है ये, ग्रंथकार का पूछ सकता है आपसे। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम। ठीक है। अब कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांत देखना है। ए नंबर क्या है? अलंकार, रस, ध्वनि, रीति। ठीक है। बी नंबर में है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। सी नंबर में है ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। डी नंबर में है रीति, रस, ध्वनि, अलंकार। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा है? तो इसका है रस, फिर अलंकार, फिर रीति, फिर ध्वनि। ठीक है। रस का समय क्या है?
दूसरी शती, अलंकार का समय क्या है? छठी शती, रीति का समय क्या है? आठवीं शती, ध्वनि का समय क्या है? नौवीं शती। ठीक है, कोई समस्या? आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रस किसकी है? भरत मुनि का, भरत मुनि। ठीक है, ध्वनि किसकी है? आनंद वर्धन की। ठीक है, रीति किसकी है? वामन की है। ओके, अलंकार किसकी है? भामा की। यहाँ भी जगह नहीं होने के कारण मैं ऊपर लिखी हूँ। ठीक है, रस किसका है? भरत मुनि जी का। अलंकार किसका है? भामा का। ठीक है, भरत मुनि भामा। रीति किसका है? वामन का। भरत मुनि भामा वामन और ध्वनि आनंद वर्धन। ठीक है, तो क्या कैसे सीक्वेंस लगाएंगे आप लोग? ग्रंथकार का भी होता है सीक्वेंस, आप लोग को पता ही है। तो यहाँ उनके सिद्धांत का, रस साहित्य सिद्धांत का यहाँ सीक्वेंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इसी तरह बनता है, पैटर्न यही रहता है, वही चीज रहता है, डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रश्न पूछ लेता है। इसलिए किसी भी एक टॉपिक को आप हर तरफ से घुमा फिरा करके सारे तरीका से आप उसे कवर कर लेंगे तो कभी भी समस्या नहीं होगी। मैं बार बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हर एक क्लास में करवाती हूँ। मेरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने का यही मेन कारण है कि ये इसके साथ आपके फैक्ट्स भी होते चले जाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाती हूँ, आप लोगों को यहाँ पर मैं ये सारे फैक्चुअल चीज़ भी देती चली जाती हूँ। ठीक है, सिर्फ उसके आंसर से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करती, उसमें जितने ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस को भी मैं कवर करती हूँ। मेरे हर क्लास में इस तरह के आपको मैं भले ही थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करवाती हूँ, 8-10 क्वेश्चन, 8 तो नहीं, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवाती हूँ, पर इस 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाता है। इतना आप लोगों को एक साथ मटेरियल एक वीडियो में मिल जाता है एक साथ, और वो भी बहुत ही एकदम शॉर्ट एंड फैक्ट्स, कोई लाग लपेट नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई तामझाम नहीं, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट और एकदम परफेक्शन के साथ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं इस तरह से बताई हूँ इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। मैं पिछले कई सारे वीडियोस में इस तरह का मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, यहाँ फिर से यहाँ घुमा के पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या कहता है? जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। ठीक है, क्या है? आइए रिचर्ड्स, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड, सैमुअल टेलर कॉलेज। बी नंबर में सैमुअल टेलर कॉलेज, मैथ्यू अर्नाल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, आइए रिचर्ड्स। सी नंबर में मैथ्यू अर्नाल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ऑस्कर वाइल्ड, आइए रिचर्ड्स। डी नंबर में ऑस्कर वाइल्ड, आइए रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड। इसे बताइए कौन सा होगा? इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। सबसे पहले होंगे इसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज, फिर मैथ्यू अर्नाल्ड, फिर ऑस्कर वाइल्ड, फिर आइए रिचर्ड्स। ठीक है,
अच्छा, सैमुअल टेलर का टाइम क्या है? 1772, ये इनका टाइम है। मैथ्यू अर्नाल्ड का टाइम क्या है? 1822, ठीक है। आइए रिचर्ड्स का टाइम क्या है? 1893। अच्छा, ऑस्कर वाइल्ड का समय क्या है? 1856, ठीक है। ये है 1772। ये है मैथ्यू अर्नाल्ड का 1822, ऑस्कर वाइल्ड 1856, आइए रिचर्ड्स 1893, ठीक है। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से स्थापना यानी एजर्शन ए और दूसरा तर्क रीजन आर, कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रस ना तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और ना सविकल्प। तर्क में है क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है, ठीक है। बताइए इसमें क्या होगा, कौन सही कौन गलत है? तो रस ना तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और ना सविकल्प, बिल्कुल ये तो सही है ना, ये तो सही है। रस ना तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और ना सविकल्प, ठीक है। क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते, इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। नहीं, ये गलत है, ये सही है। तो इसमें क्या होगा? ए सही और आर गलत, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ आगे। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना एजर्शन ए और दूसरा तर्क रीजन आर, कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एजर्शन ए यानी अभिकथन, काव्य का कला सृजन संघर्ष का फल है। तर्क रीजन, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा सही जवाब? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार एजर्शन एंड रीजन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। काव्य क्या है? कला सृजन संघर्ष का फल है। कोई भी व्यक्ति काव्य करता है, कोई भी व्यक्ति काव्य सृजन करता है, तो उसमें यूं ही नहीं कि पेन उठाया और लिख दिया काव्य रचना हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कोई भी कवि बहुत मंथन करता है, अंतर मंथन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मस्तिष्क में होता है, मन मस्तिष्क दोनों में चलता है, फिर पेन और पेपर के बीच में चलता है। ये संघर्ष का ही फल होता है कि फिर एक बार काव्य बाहर निकलता है, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। जब कोई व्यक्ति सृजन करता है, उसकी गतिशीलता के साथ किसी की भी जिंदगी रुकी नहीं रहती है, या कुछ भी, ठीक है, रुकी नहीं रहती है।
उस समय भी समय का अभाव होता है, प्रेशर होता है, उन सारी चीज़ों से जूझते हुए एक काव्य बाहर निकलता है। तो इस लिहाजे से ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है, तो हमारा ये डी नंबर सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कहीं भी सही नहीं है, यहीं पर है ये दोनों में, इसलिए मैं यहीं की हूँ। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। प्रश्नों में से कथन दिए गए इनमें से एक स्थापना एजर्शन और दूसरा तर्क रीजन आर कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना क्या एजर्शन, मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझाने की एक भ्रामक विद्या। तर्क रीजन, मिथ, क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या और कोरी कल्पना है। कौन है असत्य कथा और मिथ्या कोरी कल्पना? मिथक शास्त्र। ठीक है, ये इसके अनुसार, ठीक है। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझाने का क्या है ये? मिथक शास्त्र जो है मनुष्य की मानसिक संरचना को समझाने की भ्रामक विद्या है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, क्योंकि यह एक असत्य कथा है, मिथ्या और कोरी कल्पना है। कौन एक असत्य कथा है? मिथक शास्त्र। मिथक शास्त्र एक असत्य कथा है, पूरी तरह से ये मिथ्या है, सिर्फ एक कल्पना है। ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। इसमें कौन सा है? दोनों गलत। ए में है दोनों ही सही हैं, बी में है एक गलत सही, और सी में है दोनों गलत। चलिए ये हमारा उत्तर हो गया, हमारा उत्तर मिल गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना एजर्शन और दूसरा तर्क रीजन कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? सही विकल्प का चयन कीजिए। एजर्शन में क्या है? संचारी भावों के उदय सॉरी, संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है एजर्शन में? संचारी भाव का उदय होने पर रसावस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है, अस्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अस्थायी भाव को सहायक वर्धक होते हैं। संचारी भाव जब उदय होता है तो रसावस्था का अस्थायित्व रूप प्राप्त होता है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अस्थायी भाव में ये सहायक वर्धक होते हैं। इस भाव को जगाने के लिए, इस भाव को पूरी तरह से प्रेरित करने के लिए सहायक रूप से काम करते हैं, तो ये भी सही है। तो यानी ए और आर दोनों सही, इसका उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न में दो कथन दिए गए, इनमें से एक स्थापना और दूसरा रीजन आर कूट दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्थापना में देखते हैं क्या है। स्थापना में देखते हैं एजर्शन में बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उत्पादन है। इसमें कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। क्या बोल रहा है? बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उत्पादन में कविता में सौंदर्य वृद्धि होता है, किंतु ये साध्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि
कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है, कोरी बिंबों का खेल, कोरी आतिशबाजी का काम है। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या बता रहा है, ये एक आतिशबाजी है। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उत्पादन है, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ तक इनमें कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, सही है। बिंब विधान और चित्रात्मकता जब दोनों ही आते हैं तो काव्य में सौंदर्य का वृद्धि होना स्वाभाविक है। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, किंतु ये साध्य नहीं है। लेकिन ये क्या है, साध्य नहीं है, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी, कवि के कला का शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन। ठीक है, कला की शक्ति का क्या है, मिट्टी और जीवन। हाँ, तो कहाँ थे, और कोर बिंबों का खेल, कोरी आतिशबाजी का काम है, सही है ये। तो हमारा दोनों ही सही जो है ये कहाँ है, ए और आर सही, ये रहे हमारा। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, जिसमें पूरे सारे मोस्टली रीजन असर्शन से प्रश्न बने हुए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। वैसे हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि रीजन असर्शन को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो बच्चे बुक्स रीड करते होंगे, टेक्स्ट रीड करते होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हरदयाल बिहारी का, नागेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा जी का, बच्चन सिंह का, ये इन सारी बुक्स का जो भी रीड करता होगा उसे रीजन असर्शन इजी लगेगा, क्योंकि रीजन असर्शन यहीं से बनते हैं। और रीजन असर्शन में लगभग 10 मार्क्स पूछता है, कई बार 5 नंबर भी रहता है, लेकिन कई बार पहले होते थे कि बहुत ज़्यादा कि देखा गया पहले के प्रश्न 5 ही पूछते थे, लेकिन अभी इधर चलकर क्या हो रहा है ना कि 10 पूछ ले रहे हैं, कई बार 15 पूछ ले रहे हैं। इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है एजर्शन का, क्योंकि एजर्शन पूछने का क्वांटिटी बढ़ाने की वजह यह है क्योंकि ये पूरी तरह से बुक पर डिपेंड है। तो आप प्रोफेसर बन रहे हैं तो ऐसे थोड़ी बनिएगा, थोड़ा तो मेहनत करना होगा ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा बुक रीड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वह रीजन असर्शन एक लंबा मार्क्स लेकर आता है, बड़ा रोल निभाता है ये। और अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वहाँ से आपका सॉल्व होना आराम हो जाएगा, सॉल्व होना तय है, घबराइए नहीं। वैसे तो मैं यहाँ करवा ही रही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना एजर्शन और दूसरा तर्क रीजन आर। पूर्व में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वैसे मैं जो यहाँ करवा रही हूँ तो ये एज ए फॉर्मेट के तौर पे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए आप इसे रट कर तो नहीं जा सकते हैं ना, इसे समझना होगा, बिना समझे नहीं होगा। समझिएगा तो समझने के लिए बुक लगेगा, तो बुक को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग बुक ज़रूर पढ़ेंगे, वहीं से आपका ये सब सॉल्व होगा। अच्छा, एजर्शन में यहाँ क्या पूछ रहा है, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, किसी से वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, ये पॉसिबल है, बताइए तो। वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, गजब बात है। ना हम किसी से वीरता उधार में ले सकते हैं और ना अनुकरण कर सकते हैं, ना ही हम किसी से प्रसन्नता उधार ले सकते हैं, ना ही अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रस हमारे अंदर होते हैं। ये दोनों ही रस को हम जगा सकते हैं, और किसी में ये रस बहुत ही ज़्यादा बलपूर्वक कार्य करता है, तो किसी में थोड़ा सुप्त अवस्था में रहता है, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है। ये तो एकदम ही गलत बात है, कभी भी वीरता शरीर बल से तो होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल, मनोबल से नहीं, गलत बात है।
गलत बात है। तो फिर लोग कहते क्यों, मन के मन के हारे हार और मन के जीते जीत, है ना। तो यहाँ क्या है, दोनों ही गलत हो रहे हैं, क्योंकि ना वीरता किसी का अनुकरण किया जा सकता है, ना ही प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। और वीरता का संबंध शरीर के बल पे तो कतई नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकता है। मनोबल से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मनोबल से ही इंसान वीरता कर सकता है, वीरता का प्रदर्शन कर सकता है। मन में ही प्रसन्नता हो सकता है। आप किसी चीज़ से खुश होते हैं तो आप ऑब्वियसली खुश हो जाइएगा, स्वाभाविक रूप से। आपको इसके लिए कभी भी बनावट रूप से कभी प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई आपको खुश करेगा या आप किसी चीज़ से, किसी बात पर खुश हो जाएंगे तो अपने आप खुश हो जाइएगा। लेकिन कोई आपको, आप किसी को देख के खुश नहीं हो सकते हैं, आपको मन नहीं है, तो ये चीज़ अंदर की चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ही गलत है। इसका उत्तर होगा डी नंबर, ए और आर दोनों ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से कथन दिए गए हैं जिसमें स्थापना, एजर्शन, रीजन आर पूर्व विकल्पों का सही विकल्प दीजिए। बताइए क्या है। एजर्शन में उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, ठीक है। बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। क्या स्वाभाविक है, उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। तर्क, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। क्या बोल रहा है, उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों की गिरावट आई है। उपभोक्तावादी सभ्यता से, उपभोगवादी जो सभ्यता है, असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। सही बात है। आज हम लोग सारी चीज़ों से लैस हैं, लेकिन फिर भी लोगों से सुना जा रहा है तो हम खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकिन लगता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, तो हमारे मन में कसक रह जाती है, जिसके कारण कोई भी आज संतोष नहीं है। इसलिए असंतोष का भाव बहुत तेजी से पनप रहा है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों की गिरावट आई है। सही बात है, मानव मूल्य की ऑफकोर्स गिरावट आ गई है। पहले के लोग क्या थे कि किसी के यहाँ कुछ हुआ, छोड़ो, अगर कुछ दिन हो जाता था लोग एक दूसरे से जाते थे एक दूसरे के घरों में मिलने के लिए। लेकिन आज हमें मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। फ़ोन उठाते हैं और कॉल करते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई आप कैसे हो, हाँ बहन आप कैसी हो, हाँ चाची चाचू, मामा मामी, जो भी एक्सेट्रा, जो भी रिलेटिव्स हैं या रिलेशंस में हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, अब उन सारों को हम लोग क्या करते हैं, आज फ़ोन करके पता कर लेते हैं हालचाल। तो ये एक तो इंट्रैक्शन ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात, हम लोगों की कदर करना भूल रहे हैं आज। अगर हमें कदर होती तो हम क्या करते हैं, उनसे मिलने जाते, देखते, क्योंकि हम जो फ़ोन से बात करते हैं उसका टच, और जो हम फिजिकली अगर उनके घरों पे जाकर मिलते हैं उसका टच, दोनों में फीलिंग्स टच में फ़र्क आता है। दूसरा ये, आज किसी के यहाँ भी लोग बीमार होने पर एक दूसरे के घर जाते नहीं हैं। क्या तो मैं बिज़ी हूँ, उसके घरों पे भी बिज़ी है, ये बिज़ी, वो बिज़ी, बिज़ी बिज़ी बिज़ी। आज लाइफ इतना ज़्यादा व्यस्तता हो चला है कि आज हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ तो सिर्फ अपने काम और अपनी दुनिया में उलझ कर रह जाते हैं। और बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर किसी पे प्रेम जताने की कोशिश करते हैं तो एक फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन करके उसका हाल पता कर लेते हैं। यही ना करते हैं हम और आप। उससे ज़्यादा हुआ 2-4 बार मैसेज कर लिए, हाँ भाई ये डॉक्टर दिखा लो, हाँ भाई वो डॉक्टर दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है।
तो ये क्या हुआ, हम लोगों के इम्पोर्टेंस को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। आज अपनी बिजी शेड्यूल होने के कारण हम लोग एक घर में रहते हुए भी लोगों से बहुत कम इंटरेक्ट कर पाते हैं, मिलना जुलना नहीं हो पाता है। दिन भर में एक दो बार अगर मिल लिए तो काफ़ी हो जाता है। एक दूसरे से मिलना जुलना ऐसा लगता है टाइम पास हो रहा है, उस टाइम पर कुछ और हो सकता है, उस टाइम पर कुछ और हो सकता है। हम लोग इसी सब चीज़ों में बंधे चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। तो आज मानव मूल्यों में वाकई गिरावट आ गई है। तो इस लिहाज से ये दोनों ही सही हैं। तो अब कहाँ है सही, ए सही आर गलत है, बी में है गलत सही, सी में है गलत गलत, डी में है दोनों ही सही। तो हमारा उत्तर क्या होगा, दोनों ही सही। ठीक है, कोई समस्या? आई होप कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लोग इस सेशन से ज़्यादा लोग जुड़ें। इस सेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड प्लीज़ शेयर करें। मैं बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन तैयार करती हूँ और वीडियो यहाँ तक रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। प्लीज़ इसे देखें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बना कर लाती हूँ। ऐसे ही उठाई और लेकर चली आई, क्लास कर दी, ऐसे नहीं करती हूँ मैं। इसके साथ मैं अपने पूरी तरह से इसमें इमोशनली एंड फिज़िकली दोनों ही मैं इसमें काम कर रही हूँ। और मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि जो मैं अभी करा रही हूँ इससे आपका कम से कम 60 to 65% यहाँ से आए, ये मेरा ये टारगेट है। हाँ, ये बात अलग है कि इसके बाद का आगे का नंबर का क्या, इसके बाद का आगे का नंबर के बारे में भी मैं बोली हूँ कि आगे भी जैसे आपका कहानी हो गया, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, इन सारे से आपका ये कुछ प्रश्न बनेंगे जिसे मैं कवर करूँगी, मैं खुद क्लास लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल इस पे जब तक हम लोगों का पकड़ नहीं बनेगा तब तक ये किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें जो हम काम कर रहे हैं इसमें भी ये सारे प्रश्न आप लोगों को मिल रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो देखते होंगे। क्योंकि मैं क्लास के दरमियान ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। और बहुत सारे इसमें मैं जो करा रही हूँ ना, ये पूरा ऑल ओवर बेस है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो डेफिनेटली इतना मार्क्स आएगा ही आएगा। फिर मैं अलग से इसके बाद में आपका ये इधर से भाषा पे क्लास करवाऊँगी। भाषा के अलावा मैं रस वगैरह से यानी रस सिद्धांत से भी करवाऊँगी। पाश्चात्य और भारतीय दोनों से मैं करवाऊँगी। आप लोग टेंशन नहीं लें, मैं सब कुछ करवाऊँगी, सब कुछ करवाऊँगी, एवरीथिंग आई डू। बट आप लोग इस वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और एक दूसरे के साथ शेयर करें, दोस्तों से कहें जुड़ने के लिए। क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को ना ज़्यादा मेहनत करवाऊँगी और ना ज़्यादा बॉदर करूँगी, ना ज़्यादा बर्डन डालूँगी। मैं जो करवा रही हूँ वहाँ से टू द पॉइंट और फैक्ट्स वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 100%। कि मेरा आपके साथ गारंटी है, मेरा वादा है आपसे। चलिए इसी के साथ मैं प्रोफेसर कहकशां आप लोगों के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ। और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और प्लीज़ इस पर ध्यान दें,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। बाय बाय।